जय हिंद क्लास हिंदी वर्णमाला की इस तीसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसी क्रम में हमने पहली क्लास में वर्णों की सामान्य जानकारी देख ली थी। फिर दूसरी क्लास में हमने वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण देख लिया था और आज की क्लास में स्वरों का वर्गीकरण देख रहे हैं। कल के टॉपिक में कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं जिनको हम स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि ये जो का वर्ग कंठ से बोला जाता है, ता वर्ग तालु से और इसे टा वर्ग मूर्धा से, इसी प्रकार सारे। तो इनको हम कैसे पता करें कि ये कंठ से ही बोले जा रहे हैं? का वर्ग पूरा कंठ से बोला जा रहा है और चा वर्ग पूरा तालु से ही बोला जा रहा है। कैसे एहसास करेंगे? तो उसी के बारे में हम थोड़ा-सा बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पे कंठ कंठ को हम बाद में बताएँगे, पहले ताल, मूर्धा दंत और ओष्ठ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि ये च वर्ग तालु से बोला जा रहा है, तालु से बोलने का अर्थ ये है कि यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम के माध्यम से बताया था, ये तालु है, इसे कहते हैं तालु। यहाँ पे आपकी जीवा है, जब आप च वर्ग का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीवा जो है तालु को स्पर्श करेगी। आपकी जीवा तालु को स्पर्श करेगी जैसे मान लीजिए आपका ये तालु है, ये हमने ये तालु ले लिया और ये जीवा है। आप जब चा, छा, जा, चा वर्ग का उच्चारण करेंगे तो चा, छा, जा, झा, इया, ये आपकी जो जीवा है तालु को ऐसे स्पर्श कर रही है। अभी जब टा वर्ग बताएंगे तो पूरा कन्फर्म हो जाएगा कि ये जीवा तालु को ये फ्लैट यहाँ पे पूरे समतल तरीके से स्पर्श कर रही है और टा वर्ग में नोक जाएगी। अभी देखना, जैसे कि हम बताएं टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा, ये हमारा ये मूर्धा है, ये बिल्कुल टॉप पॉइंट मूर्धा है। तो जब आप टा वर्ग का उच्चारण करेंगे तो टा वर्णों में आपके वर्णों का जो जीवा है वर्ण बिल्कुल, जब टा वर्ग का उच्चारण करेंगे तो टा वर्ग के उच्चारण में आपकी जीवा बिल्कुल आपकी नोक जो मूर्धा को ऐसे छुएगी। जब आप कहेंगे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, आप एहसास करके देख रहे होंगे, बोल के देखिएगा तो पता चलेगा कि हाँ, जीवा सच में मूर्धा को स्पर्श कर रही है, इसलिए इस वर्ग को मूर्धा स्थान दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे दंत वर्ग में पूरा ता वर्ग दिया गया है। ता वर्ग में अब आप इसका एहसास करेंगे ऐसे कि आप जब ता वर्ग का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीवा दांतों को स्पर्श करेगी, तो ओठों को मिलाए हुए इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे, या और वा को अर्धस्वर कहा गया है, जबकि एक हमारे पास बुक है, ऑथेंटिक बुक है, ये डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक है। ये आप अगर देख पा रहे हैं तो ये ऑथेंटिक बुक है। इसमें ये पेज नंबर 21 पे दिया गया है अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा कि इसमें देखिए, आप देखेंगे तो ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इन चारों के नामों में भी अर्धस्वर हमने लिख दिया था। अंतस्थ तो लिखा भी था और हमने अर्धस्वर भी लिख दिया था। आप जब देखेंगे, ये 23वां संस्करण है, वासुदेव नंदन जी की बुक है ये, इसमें आप देख सकते हैं। तो इनको स्पष्ट रूप से तो हम इनको समझ लेते हैं कि या वह अर्धस्वर हैं, लेकिन इन चारों को कहा गया है। ये मान्यता प्राप्त बुक है वासुदेव नंदन जी की। तो फिर आज हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। हम इसको मिटाते हैं और इसमें हमारा एक आहा रह गया था। 53 वर्णों का हमने उच्चारण देख लिया था। अयोगवाद में आहा देख लिया था। का वर्ग में बोला जाता है, अंग रह गया था। अंग कहाँ से बोला जाता है? देखो, एक नासिक की ध्वनि यहाँ पे शेष थी, एक यहाँ पे नासिक के व्यंजन में अगर देखें तो हमारा ये सभी वर्ग का 5वां वर्ण ये आ जाएंगे अंगा, इया, अड़ा, नामा। अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, और उसी के साथ में अंग आ जाता है। अब हमारे टोटल 53 वर्णों का हमने उच्चारण स्थान देख लिया था। नासिक के व्यंजन में ये सभी का 5वां वर्ण और उसके बाद अयोगवाह में जो अंग रह गया था, इनको मिला के हमने 53 वर्णों का उच्चारण स्थान देख लिया था। आज देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो हम ये व्यंजन मिटा दे रहे हैं। स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 प्रकार से होता है, जिनमें से कि पहला हम देखेंगे संरचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से। यहाँ पे लिख देंगे हम संरचना या बनावट
व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। संरचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से। कौन कौन से? पहला होगा हमारा मूल स्वर, मूल स्वर, और इधर दूसरा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर में हमारे आ जाएंगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। मूल स्वरों की परिभाषा जाने अगर तो मूल स्वरों को हम ये कह सकते हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति स्वयं से हुई हो उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ठीक, इनमें किसी का योग किसी अन्य स्वरों का योग नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार इसमें जिस प्रकार नाम लिखा हुआ है संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो दो स्वरों के योग से बनते हैं। तो यहाँ पे आएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। री बड़ी होती नहीं, हिंदी में री बड़ी नहीं प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार यहाँ पे ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे 11 हो गए। अब यहाँ पे इनको भी हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। इसको देख लीजिए, अगर जो इसे देखेंगे, बड़ा आ जो है आ और आ एक ही जाति के स्वरों से मिलके बनना है। इसी प्रकार ई जो है छोटी ई और छोटी ई एक ही जात के स्वरों से मिलके बन रही है। इसी प्रकार ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनना है, एक ही जात के स्वरों से मिलके बन रही है। इसीलिए इसे कह देंगे सजाती स्वर, सजाती स्वर। इनको सजाती स्वर। अब इनको देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे आ और ए मिलके, सॉरी, आ और ई मिलके ए का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार आ और ए मिलके ऐ का निर्माण। इसी प्रकार आ और ऊ मिलके, देखिए अलग अलग जात के स्वरों से मिलके एक अन्य स्वर बन रहा है। अब इसी प्रकार आ और ओ मिलके औ का निर्माण हो रहा है, तो इसे कह देंगे विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। ये सजातीय स्वर एक ही जाति से मिलके बन रहे हैं और ये विजातीय स्वर अन्य जातियों के स्वरों से मिलके एक स्वर का निर्माण कर रहे हैं। ये तो हमने पहला ही प्रकार देख लिया। और फिर दूसरा आएगा, दूसरा जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमें 3 प्रकार से देखना है। जीवा के आधार पे, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से। आप अगर समझ पा रहे होंगे इसे थोड़ा और स्पष्ट लिख देते हैं। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, तो इसको देखेंगे 3 प्रकार से। जीवा अगर बनाने की कोशिश करें, ये हमारी जीवा है, इसके हम 3 भाग ले लेते हैं। एक ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले भाग को कहेंगे अग्रस्वर। पहले भाग में आएंगे अग्रस्वर। इसे आप या फिर ये नाम दे दीजिए अग्रभाग, अग्रभाग, मध्य भाग और ये पश्च भाग। अब देखिए इसमें आते कौन कौन से स्वर। अग्रभाग में अब जब आप ई और बड़ी ई, ए और ऐ का उच्चारण करेंगे, देखिए अग्रभाग से जब ई और ए, ई और बड़ी ई, ए और ऐ का उच्चारण करेंगे तो जीवा का अग्रभाग एक्टिव हो रहा है। आप बोल के देख लीजिए, ई, ए, ऐ। केवल जीवा का अग्रभाग एक्टिव होता है, इसलिए अग्रस्वर इनको कह दिया गया है। इसी प्रकार मध्य भाग में आप केवल आ का उच्चारण कर पाएंगे। जीवा आप जब आप बोलेंगे आ, तो जीवा का मध्य भाग में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है।
तो आ को कह दिया गया है मध्य स्वर। इसी प्रकार अब शेष जो बचे हैं बड़ा आ, ई हो गया, ऊ बचा, बड़ा ऊ, ए हो गया और ए यहाँ ओ और औ। ये पश्च भाग से बोले जा रहे हैं तो ये पश्च स्वर कहलाएंगे। हमने दूसरा भी देख लिया, ये दूसरा था। ठीक, अब उसके बाद तीसरा देखेंगे, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगर ओष्ठ आकृति के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार से पहला अगर देखेंगे वृत्ताकार, यहाँ पे आवृत्ताकार। जब आप वृत्ताकार की बात करेंगे तो कुछ स्वरों में ओठ बिल्कुल वृत्त के आकार के हो जाएंगे और अवृत्ताकार में ओठ वृत्त के आकार के नहीं होंगे। तो किन स्वरों में ओठ हमारे वृत्त के आकार के हो जाते हैं, जिनमें हो जाएंगे वो स्वर वृत्तकार स्वर कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जब आप कहेंगे ऊ और बड़ा ऊ, ओ और औ, इन स्वरों में हमारे ओठ वृत्ताकार के हो जाते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर देख रहे हैं ना, तो हम ओष्ठों को देखेंगे, ओष्ठ हमारे इसमें वृत्ताकार के हो जाते हैं। अब अवृत्ताकार में जो शेष बचे हैं उनको रख दीजिए, आ, बड़ा आ, ई ए ये हमारे। ठीक, और फिर उसके बाद हमने देख लिया इनको, फिर देखेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर हो गया। अभी हम बात करेंगे मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चौथा, ये तीसरा था, अब चौथा। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इनको हम देखेंगे तो चार प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इनको हम ऐसे लिखते हैं। पहला है समृद्ध, हेडिंग डाल लेते हैं फिर समझाते हैं सबको एक एक करके। दूसरा है अर्ध समृद्ध, फिर तीसरा है विवृत, फिर चौथा है अर्ध विवृत। हम इन चार प्रकार से मुंह खुलने के आधार पर स्वरों को बांट लेते हैं। तो पहला समृद्ध में आएगा। देखो, समृद्ध का अर्थ होता है मुंह खुलने के आधार पर। तो आप अगर एहसास करेंगे मगरमच्छ के मुंह से, तो देखिए उसका मगरमच्छ का मुंह कुछ लगभग ऐसे होता है, ऐसे रहता है, फिर उसके बाद इतना भी खुल जाता है, तो उसमें आप ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। हम कहेंगे समृद्ध का अर्थ होता है मुख बिल्कुल ना के बराबर खुलना, बिल्कुल मुख इतना खुला रहेगा। और अर्ध समृद्ध में समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक खुल जाएगा। समृद्ध में बिल्कुल ना के बराबर मुंह खुला रहेगा और अर्ध समृद्ध में थोड़ा सा अधिक खुल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद विवृत में पूरा मुख खुला रहेगा। देख पा रहे होंगे हमारा हाथ पूरा मुख खुला रहेगा, और जब करेंगे अर्ध विवृत की बात तो थोड़ा सा बंद हो जाएगा। तो स्पष्ट हो रहा है हम क्या कह रहे हैं। समृद्ध में बिल्कुल मुख बिल्कुल ना के बराबर खुलेगा और अर्ध समृद्ध में समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा सा खुल जाएगा, और विवृत का मतलब बिल्कुल मुंह खुला हुआ, बिल्कुल खुला हुआ है। और जब करेंगे अर्ध विवृत की बात तो खुला है, अब उसके बाद आगे खोलेंगे तो मुंह फट जाएगा। इससे ज़्यादा खोलना नहीं, अर्ध विवृत में मुख थोड़ा सा समेट लेना है, विवृत की अपेक्षा थोड़ा सा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आते कौन कौन से वर्ड में, देखो बता रहे हैं। यहाँ पर आएगा ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। समृद्ध में ई ऊ। अभी याद करने के लिए तरीका भी बताएंगे। और अर्ध समृद्ध में आएगा ए और ओ। फिर उसके बाद विवृत में एक मिनट रुकेंगे, गई थी, यहाँ पे बताए थे अर्ध विवृत में ए और ओ। उसके बाद विवृत में केवल
बड़ा आ आएगा। आ जब आप आ बोल रहे होंगे तो मुंह पूरा खुल जा रहा होगा ना। इसको भी अभी बताएंगे कैसे। फिर उसके बाद अर्ध विवृत में जितने बचे सारे शेष, छोटा आ, बड़ा आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, और उसके बाद ए बचा और औ बचा। ठीक, सारे हमने देख लिए। अब यहाँ पे जब बात करेंगे याद करने की, तो पहले आप बोल के देख लीजिए। जब बोलेंगे ई उ तो आप ओठों को मत देखिए, दांतों को देखिए कितना दांत खुल रहे हैं। आप जब ई उ कहेंगे तो दांत बिल्कुल बंद के बराबर हैं, बंद नहीं है पर बंद के बराबर हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे ई और उ समृद्ध। और अर्ध समृद्ध में ए ओ उसकी अपेक्षा थोड़ा सा खुल गए हैं। ई में बिल्कुल बंद, ए ओ तो ए ओ में इतना खुलेंगे। उसके बाद आ जब कहेंगे आ बिल्कुल मुंह खुला हुआ है आ में। ठीक, अब उसके बाद जब आ और ए और ओ का उच्चारण करेंगे तो उसकी अपेक्षा थोड़ा सा बंद हो जाएंगे। अब जब बात याद करने की रही तो हमने कहा समृद्ध में बिल्कुल ना के बराबर मुंह खुलता है। मान लो 5% खुला होगा या फिर 3% खुला होगा मुख। ठीक, 5% जब खुला होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे 5% और यहाँ पे देखेंगे 3%। 5 कुछ ई के बराबर, ई के जैसे हमको आकृति दिख रही है। ठीक, तो आप याद रखेंगे ई दोनों। और 3% में ऊ के जैसी आकृति दिख रही है, ऊ और ऊ। अब यहाँ पे बात करेंगे अर्ध समृद्ध में जब आप बात करेंगे ई, इसमें आ जोड़ के और इसमें आ जोड़ के, जब ई आ जोड़ेंगे तो आ जब जोड़ेंगे ई में तो ए का निर्माण हो जाएगा। अब आ जब ऊ में आ जोड़ेंगे तो ओ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, समृद्ध से अर्ध समृद्ध आने के लिए आप ये इतना ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद विवृत में आ और बाकी शेष। जब आप विवृत की बात करेंगे तो पूरा मुंह खुलता है, जब आ का आप उच्चारण कर रहे होंगे तो मुख पूरा खुला हुआ होगा। उसी प्रकार जो शेष बचे इसमें। अब हमारा लास्ट और पांचवा बचा है, अंतिम और पांचवा है मात्रा या समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमने 5 प्रकार से देखा था, 5 प्रकार से बताए थे, तो पांचवा है मात्रा या समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये 3 प्रकार से देख लीजिए कौन कौन से। पहला लघु या एक मात्रिक, ठीक। अब उसके बाद दीर्घ या द्विमात्रिक। उसके बाद यहाँ पे प्लुत। ठीक, जब आप बात करेंगे लघु या एक मात्रिक में तो यहाँ पर एक मात्रा वाले कौन कौन से स्वर होते हैं, आ, ई, उ और ये री, ये हमारे आएंगे। इनमें जब आप छंद पढ़ेंगे तो इनको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपने पहले हिंदी पढ़ रखी होगी तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनकी एक मात्रा गिनी जाती है। और उसके बाद एक मात्रा का चिन्ह कैसा होता है, चिन्ह कुछ ऐसा लिया जाता है। और द्विमात्रा का चिन्ह देखें तो 2 मात्रा का चिन्ह बिल्कुल यस को थोड़ा सा खींच देना है, ये 2 मात्रा का चिन्ह होता है। और 3 मात्रा का चिन्ह, देखो चिन्ह फिलहाल कोई होता नहीं है जो ऐसे लिखा होता है, ये संख्या लिखी होती है। हिंदी की एक संख्या 3 संख्या है। अभी इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक मात्रिक में जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो एक मात्रा का समय लेंगे। और जब अब स्पष्ट जब कर पाएंगे जब आप द्विमात्रा वाले स्वरों को बोलेंगे। इसमें जब एक मात्रा वाले स्वर का उच्चारण कर रहे होंगे तो जब द्विमात्रा वाले स्वरों का उच्चारण करेंगे इनकी अपेक्षा इसमें दो मात्रा का समय लेंगे, 2 गुना समय लेंगे। ठीक, तो 2 मात्राओं में कौन कौन से स्वर आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ। आप जब इनका उच्चारण कर रहे होंगे, देखिए आप जब इनका एक हमने री के बारे में कुछ जगह हमने री छोड़ रखी है, आपने देखा होगा री हमने नहीं ली। ठीक, हमने जब बाटी होगी कहाँ किसके आधार पर, संरचना व्युत्पत्ति के आधार पर, वहाँ पर बताया होगा। आप जब अब जीवा के आधार पर या ओष्ठ के आधार पर या मुख खुलने के आधार पर देख रहे थे तो वहाँ री जो है, री हमारा ये व्यंजन रा और स्वर छोटी ई की तरह व्यवहार करता है जब बोलेंगे। तो इसलिए री हर जगह नहीं, बस संरचना बनावट के आधार पर
और यहाँ पर देख लेंगे मात्रा या समय के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में 2 जगह देख सकते हैं। बाकी री हमारा र और व्यंजन और छोटी ई की तरह व्यवहार करता है, इसलिए वहाँ पे विभाजित नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम कहेंगे कम, यहाँ पे हमने लिया कम, का में जितना समय लगा ध्यान दीजिए, कम का वर्ण में कितना समय लगा, ठीक। उस प्रकार जब हम लिखेंगे काम, तो देखिए जब आप यहाँ पे केवल का को स्पष्ट करिएगा, कम में कितना, का बोलने में कितना कम लगा, और उसके बाद जब कहेंगे काम इतना ही उच्चारण करने में इसके अपेक्षा दोगुना समय लग गया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर आई बात प्लुत की। प्लुत में अगर परिभाषा देखें तो प्लुत की परिभाषा ये होती है कि 2 या 2 से अधिक मात्रा का समय लेने वाले स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर कोई होता नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कहें ये आप कहो राम, और फिर उसके बाद आपसे हम कहें इसे बोलिए राम। आप जब इसका उच्चारण कर रहे होंगे तो सामान्य रूप से आप राम कह सकते हैं, राम इतना कह के रुक जाएंगे। अब जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप ये जो 3 लिखा है ये कहता है कि आप जो स्वर लगा है आगे उसका उच्चारण 3 या 3 से अधिक बार कर सकते हैं, जैसे कि इसे कहेंगे राम और इसे कहेंगे राम, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे लिए लिखा है ओम, देखिए सेम तो लिखा है लेकिन उच्चारण किस तरह करेंगे, ये हमारा ये जो 3 लिखा है ये बता, इसे कहते हैं प्लुत का सिंबल नहीं कहेंगे, लेकिन ये दर्शाता है कि हमको मात्रा कितनी देर खींच के रखनी है, ठीक। अब ये भी ओम लिखा है, लेकिन इस ओम में ये फर्क है कि आप इससे सामान्य रूप से बोलेंगे, जब इसे आप बोल रहे होंगे तो ओ की मात्रा को 3 या 3 से अधिक बार का समय देना, जैसे कहेंगे इसे ओम और इसे कहेंगे ओम, ठीक। समझ गए? तो हमने देख लिया आज 5 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण देख लिया, ये 5वां था, 5 प्रकार से देख लिया हमने पहली क्लास में वर्णों की सामान्य जानकारी, दूसरी क्लास में वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, आज तीसरी क्लास में हमने देखा स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से। पहला हमने देखा संरचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार के से, मूल और संयुक्त स्वर। और इसके बाद हमने दूसरा देखा जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से, अग्र मध्य और पश्च, ठीक। उसके बाद हमने तीसरा देखा ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, पहला वृत्ताकार फिर आवृत्ताकार। फिर उसके बाद हमने चौथा क्या देखा, चलो ये देख लीजिए, इसे ही चौथा हमने देखा था कौन सा, ये चौथा इसे मान लीजिए समय या मात्रा के आधार पर, और पांचवा हमने कौन सा लिखा है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।